नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। राज्य व्यवस्था की कुछ क्लासें हो चुकी हैं। 3 क्लास राज्य व्यवस्था की आ चुकी हैं। अगर आप यूपीपीसीएस से संबंधित यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो उससे संबंधित जो वीडियो बना दी गई, सिलेबस से संबंधित और जो पैटर्न है उसका कितने नंबर के होते हैं, सारी चीजें सारा क्लियर कर दिया गया है, तो आप उसको देख ले जाके। और आज से हम इतिहास की शुरुआत करेंगे। तो ये जो क्लास है ये किसी भी, वैसे तो मैं यूपीपीसीएस के लिए क्लास ले रही हूँ, लेकिन जिसमें हिस्ट्री पूछता है किसी भी एग्जाम में, जिसमें हिस्ट्री पूछता है जैसे कि एमपीपीसीएस, बीपीएससी या उत्तराखंड पीसीएस, जिसमें हिस्ट्री पूछता है उनके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इतिहास की शुरुआत करते हैं। इतिहास यानी कि हिस्ट्री। हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटते हैं और 3 कालखंड में। एक होता है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं। अब आप ये सोचिए कि कैसे हमको पता चला होगा कि आज से 20 लाख साल पहले मानव कैसा था, या फिर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये चीजें हमको कैसे पता चली। या आपको अगर कल की न्यूज सुननी है या फिर कल की न्यूज जाननी है तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं। और या तो फिर आपको 1-2 साल बाद की चीजें जाननी है तो आप किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो उस टाइम पे उस व्यक्ति था। लेकिन ये हमको कैसे पता चलेगा कि 20 लाख साल पहले मानव कैसा था, कैसे मानव की उत्पत्ति हुई। तो ये चीजें, इन चीजों के बारे में चलिए बात करते हैं। पहले हम मानव की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे कि मानव आया कैसे। तो हम लोग मानते हैं, ये माना जाता है कि जो मनुष्य है वो बंदर उनके पूर्वज है। तो क्या हुआ था कि जैसे ये मान लीजिए कि ये अफ्रीका है, अफ्रीका एक महाद्वीप है। यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं, पूरा जंगल है मान लीजिए, और यहाँ पे सारी यहाँ पे सारे बंदर रहते हैं इस जंगल में। जंगल में बहुत घना जंगल है, तो यहाँ पे बंदर निवास करते हैं। कोई भी वस्तु हो धीरे धीरे वो अगर वो भौतिक वस्तु है तो धीरे धीरे वो खत्म ही होती जाएगी। तो यहाँ पे इनके बंदरों की संख्या इतनी बढ़ गई कि ये लोग ये फल फ्रूट, वैसे कि कंदमूल जो खाते थे, पेड़ पौधे में जो फल लगते थे उसका सेवन करते थे। तो धीरे धीरे जब ये इधर से खत्म होने लगा तो धीरे धीरे ये आगे बढ़ने लगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे तो ये सारे जंगलों को खत्म करते गए। और एक टाइम पे ऐसा आया कि ये लोग जंगल से बाहर आ गए। अब जंगल से बाहर आ गए क्योंकि ये लोग बहुत घने जंगल में निवास करते थे, तो वहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता था। सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम, ना के बराबर जाता था। तो इन लोगों को, बंदरों को, अंधेरे में रहने की आदत थी। और अगर ये चीज आपने भी देखा होगा या फिर कहीं सुना होगा कि किसी के आंख का ऑपरेशन होता है तो उसको क्या किया जाता है, जो डॉक्टर होते हैं जब उसके आंख की पट्टी खोली जाती है तो लाइट बंद करके, लाइट सारी ऑफ करके खोली जाती है ताकि उसके आंखों पे डायरेक्ट लाइट ना पड़े। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें खुलवाई जाती है, धीरे धीरे उसको लाइट दिखाई जाती है। तो सेम ऐसा ही था कि ये लोग अंधेरे में इनको रहने की आदत थी। और जो ये जब जंगल के बाहर आए तो इन्होंने सूर्य का प्रकाश देखा। सूर्य का प्रकाश देख के एकदम चौंक गए क्योंकि इन्होंने पहली बार इतनी ज्यादा रोशनी देखी थी। तो कुछ बंदर डर की वजह से वापस लौट गए। कुछ बंदर जंगल में डर की वजह से वापस लौट गए और कुछ बंदर प्रकृति का सामना करते हुए आगे बढ़े। तो जो बंदर वापस लौट गए वही बोलते हैं कि वो ही बंदर आज के बंदर हैं, और जो आगे बढ़ गए और प्रकृति का सामना किया वही मनुष्य है। तो इसीलिए कहते हैं संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष करते रहना चाहिए। अगर इन्होंने भी संघर्ष नहीं किया होगा, वापस लौट जाते, तो फिर ये भी बंदर के बंदर ही रहते हैं और हम लोग भी बंदर ही रहते हैं। तो ये फिर ये लोग आगे बढ़े और इन्होंने फिर धीरे धीरे मानव की शुरुआत हुई। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब आप प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानकारी करते हैं कि कैसे हमको पता चला होगा, कैसे हमको ये पता चला होगा कि 20 साल पहले मानव कैसा था, 20 लाख साल पहले मानव कैसा था। तो इसके बारे में हम कैसे पता करते हैं, तो कुछ साक्ष्य होते हैं किन्हीं आधारों पर। यानी कि हम कुछ खुदाई करते हैं, उस स्थान पे कुछ खुदाई करते हैं जहाँ पे मानव रहा होगा, फिर उसके कुछ चीजें मिलती हैं, उस टाइम की कुछ चीजें मिलती हैं। तो जो पुरातात्विक होते हैं वो उसका अध्ययन करते हैं, अध्ययन के माध्यम से फिर बताते हैं कि ये इतना पुराना है। और जो भी सामान मिला है, मान लो पत्थर का औजार मिला या फिर हड्डी का कुछ उपकरण मिला, जो भी मिला
ये इतना साल पुराना है और शायद मानव इसको इसलिए प्रयोग करता होगा, पत्थर का यूज मान लीजिए शिकार करने के लिए करता होगा। तो इस प्रकार से हम जानकारी ले सकते हैं, या तो फिर उस टाइम के लिखित कुछ साक्ष्य हमको प्राप्त हो, कुछ लिखा हुआ हो, तो उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि हाँ मानव ऐसा था, कि हमको लिखित साक्ष्य मिला कि मानव कैसा था, मानव इस टाइम पे ये खाता था, क्या कपड़े पहनता था, कैसे रहता था, ये सारी चीज। क्योंकि तब मतलब सिर्फ मानव की उत्पत्ति हुई थी, तो मानव बहुत सभ्य नहीं था, वो एक जानवरों की भांति बिहेव, मतलब उसका जो व्यवहार था वो एक जानवरों की भांति था, उसको सिर्फ अपना पेट भरना था। तो या तो फिर कोई मतलब क्या बोलते हैं, अभिलेख के माध्यम से भी हम ये पता कर सकते हैं कि उस टाइम पे कैसा था। अभिलेख जो लोग नहीं समझते होंगे, वो जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, मान लीजिए कि एक कच्ची रोड बना दी, कच्ची सड़क बना दी गई और उसमें एक लेख लिख के सड़क के किनारे रखवा दिया जाता है कि इस प्रधान ने बनाई, ब्लॉक प्रमुख कौन है, ऐसा फनाला ढिमका जो भी है, ऐसे बना देते हैं, तो उसी को बोलते हैं अभिलेख। तो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्होंने अभिलेख के माध्यम से एक पत्थर पर गुदवा के लिखवा दिया, खड़ा करवा दिया कि लोग पढ़ेंगे कि राजा कैसे थे, प्रजा के साथ उनका व्यवहार कैसा था और कितने प्रतापी थे, ये सारी चीजें। तो इसके माध्यम से हम पुरानी चीजों के मतलब इतिहास के बारे में अपनी जानकारी रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम पाषाण काल भी कहते हैं, ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। तो इसमें हमको पुरातात्विक साक्ष्य मिले, पुरातात्विक साक्ष्य यानी कि जमीन को खोदकर जो उस टाइम के कुछ मिले बर्तन और जो कुछ औजार मिले, उनके माध्यम से हमने ये पता लगाया कि ये उस टाइम का मानव कैसे जीवन जीता था। और यहाँ पे मानव पढ़ा लिखा नहीं था, तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य या पांडुलिपि मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो अभिलेख या लिपि ऐसे वो अभिलेख या पांडुलिपि कुछ ऐसी नहीं मिली, तो यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिले, ये चीज आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में। इसमें क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले आद्य ऐतिहासिक काल में, पुरातात्विक साक्ष्य आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले, लेकिन यहाँ पे आपको लिखित साक्ष्य भी मिले, लिखित साक्ष्य भी यहाँ पे मिले, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका। इनको पढ़ा नहीं जा सका। कुछ ऐसे कुछ लिख मतलब कुछ ऐसे भी कुछ निशान बने होते थे जिनको हम लोग ये नहीं पढ़ सकते थे कि क्या ये लिखा, क्योंकि उस टाइम की लिपि और भाषा कुछ दूसरी रही होगी, अभी की दूसरी है। तो ये सिर्फ लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये लिखा क्या है या इसको पढ़ा कैसे जा सकता है। तो इसको पढ़ा नहीं जा सकता। उसके बाद इसको पढ़ा नहीं जा सका। उसके बाद ऐतिहासिक काल में हम देखें, इसमें भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य भी इसमें मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी इसमें मिले हैं। इनको हम पढ़ भी सकते हैं, यानी कि इसमें हम दोनों माध्यम से इतिहास की जानकारी कर सकते हैं, एक तो पुरातात्विक साक्ष्य के और एक मतलब कि जो लिखित साक्ष्य मिला उसके आधार पर। तो इसी के अंतर्गत आपका आता है आधुनिक भारत। ये सारी चीजें हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हमको सबसे पहले पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल, तो इसको हम साफ कर लेते हैं। प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल नवपाषाण काल। नवपाषाण काल या तो फिर इसको उत्तर पाषाण काल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसको हम मतलब आरंभिक पाषाण काल भी बोलते हैं, क्योंकि तभी मानव का आरंभ हुआ था, तो इसको हम आरंभिक पाषाण काल भी बोलते हैं। तो 3 चीजें आप याद रखिएगा। अब हमको सबसे पहले पढ़ना है पूरा पाषाण काल। इसका जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख से
12,000, 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व है इसका टाइम पीरियड। तो यहाँ का जो मानव था वो बहुत ज्यादा सभ्य नहीं था, ये चीज मतलब पहले ही बता चुकी कि मानव सभ्य नहीं था, बिल्कुल जानवरों की भांति उसका व्यवहार था। वो खाना बदोश जीवन व्यतीत करता था, सिर्फ मतलब उसको अपने खाने से मतलब था, उसकी दुनिया में मतलब क्या हो रहा है किसी चीज का उसका कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उसका मतलब अस्तित्व तो इसीलिए ही था कि वो सिर्फ खाने के लिए मतलब खाने के लिए ही सिर्फ उस जीवन जीता था। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि यहाँ का मानव खाना बदोश था। खाद्य संग्राहक था, यानी कि आज हम लोग धन संग्रह करते हैं और तब ये लोग खाद्य संग्रह करते थे, यानी कि खाने पीने की चीजें इकट्ठी करते थे। तो खाद्य संग्राहक था। आखेटक था, आखेटक यानी कि शिकारी, शिकार करके जानवरों को मार कर खाता था। और यहाँ पे मतलब बहुत सारे पत्थर के औजार मिले हैं, बहुत सारी चीजें मिली हैं पत्थर की। तो ये का मतलब इसका नाम है पाषाण काल, उसी के आधार पर इसका पाषाण काल नाम बना, क्योंकि पाषाण मतलब पाषाण माने पत्थर, और पत्थर बहुत ज्यादा मिले थे। तो ये लोग पत्थर के औजार का प्रयोग करते थे, कुछ ऐसे पत्थर बने मतलब औजार बने होते थे, ये ज्यादा नुकीले नहीं होते थे और बड़े आकार में, इनका आकार जो था वो बड़ा होता था, ये याद रखिएगा, आकार में बड़े होते थे। तो आकार में ये बड़े होते थे। उसके बाद फिर क्या ये जो पत्थरों का यूज करते थे, इसमें भी कई सारे पत्थर थे, कई सारे पत्थरों का यूज करते थे ये लोग, जिसमें थे ये कुछ पत्थरों का यूज करते थे जानवरों को मारने के लिए, कुछ पत्थर का यूज करते थे, कुछ मतलब उनके औजार का यूज करते थे उनके जानवरों की खाल को अलग करने के लिए, फिर कुछ और पत्थरों का यूज करते थे वो खाल को सिल के ओढ़ने या पहनने के लिए, ऐसे अलग अलग पत्थर का यूज करते थे। तो जो इनके औजार थे उनके बारे में एक बार नाम उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कौन कौन से औजार हैं। तो जो इनके औजार थे पूरा पाषाण के, उनका नाम था हस्त कुठार, खंडक और विदारणी। ये सारे औजार आपके पूरा पाषाण काल के थे। और यहीं पे एक स्थान है, एक स्थान है कुरनूल की पहाड़ियां। यहाँ पे क्या हुआ था कि आग का मतलब वो राख का टीला मिला था, राख का यहाँ पे टीला मिला था। और ये मतलब ये स्थान आपके पूरा पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पे राख का टीला मिला था कुरनूल में, इसलिए कहा जाता है कि आग की खोज है वो आपके यही पूरा पाषाण काल से हुई है, आग की खोज पूरा पाषाण काल से हुई है। कहा जाता है कि पहले मानव औजार पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, जो बड़ा पत्थर होता था उसको एक मतलब उसको मार मार के, छोटे पत्थर से फिर उसको औजार बनाते थे ये लोग, पत्थरों से मार मार के उसको अपने अनुसार जैसे कि उनको जरूरत थी वैसा औजार बनाते थे। तो पत्थर से पत्थर टकराने पे चिंगारी उठती थी, ये चीज बचपन में बहुत बच्चे करते हैं, दो पत्थर ले लेते फिर उनको आपस में टकराने से चिंगारी उठती है, हम लोगों ने भी ये चीज बहुत की है। अब पत्थर से पत्थर को टकराने में चिंगारी निकलती है, तो ये लोग पत्थर से जब औजार बना रहे थे तो उससे चिंगारी निकली और उससे जंगल में आग फैल गई। जब जंगल में आग फैल गई तो जो जानवर भागने में सक्षम थे वो भाग के बाहर चले गए, जो नहीं सक्षम थे नहीं भाग पाए, या फिर जो मानव उसमें जल गया, मतलब कुछ मानव भी नहीं भाग पाए तो सारे उसमें जल गए। अब इनको खाने का अकाल पड़ गया कि खाने की चीजें नहीं मिली, क्योंकि जानवर चौकन्ना रहने लगे और जानवर मतलब आसपास नहीं आते थे मानव के, तो ये लोग मतलब इनको खाने का अकाल पड़ गया। तो ये मजबूरी में फिर वही जो जले हुए जानवर थे उनको खाने लगे। तो इनको वो खाना मतलब वो जो मांस था वो अधिक स्वादिष्ट लगा कच्चे मांस की अपेक्षा। पहले ये कच्चा मांस खाते थे, लेकिन फिर जब वो आग की वजह से लोगों ने पका मांस खाया, वो जो जला हुआ, तो इनको वो अधिक स्वादिष्ट लगा। तो कहते हैं फिर इन्होंने आग का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो आपका पूरा पाषाण काल कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं मध्य पाषाण काल में। इसका जो टाइम पीरियड है वो 12,000 से 10,000 है। ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व है। तो ये मध्य पाषाण काल का मानव था। इसमें क्या था
कि मानव ने जो जीवन प्रारंभ किया था, इसमें मानव ने जीवन प्रारंभ किया था। जो उसके औजार थे वो बड़े आकार के थे, और जो इसमें जो इसके औजार थे पत्थर के, उनका जो आकार था वो छोटा था। तो इसको हम माइक्रोलिथ कहते हैं। उसके बाद इसी काल में इन्होंने जो यहाँ पे मानव था, अपने पूर्वजों का जो मतलब इनके संबंधी, जो सगे संबंधी जिनकी डेथ हो जाती थी, जो मतलब कि मृत्यु जिनकी हो जाती थी, उन्होंने इनको दफनाना शुरू किया, यानी कि अंत्येष्टि की व्यवस्था भी यहीं से हुई। अंत्येष्टि की शुरुआत यहाँ पे हुई, और इन्होंने अपने मतलब जो सगे संबंधी थे उनको जलाना या दफनाना शुरू कर दिया मध्य पाषाण काल से। इसके बाद जो इसके औजार बने होते थे, ये एक पत्थर आता है क्वार्टजाइट, उस पत्थर के औजार बनाते थे मध्य पाषाण काल में। ये पूछा जा सकता है कि जो मध्य पाषाण काल के मतलब मनुष्य थे, मानव थे, वो किस पत्थर से औजार बनाते थे, तो क्वार्टजाइट पत्थर से औजार बनाते थे। अब यहाँ के कुछ स्थल है, मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल है, और उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, 3-4 स्थलों का नाम दे देगा, फिर पूछेगा ये किस कालखंड का है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं। एक गुजरात में स्थल है लंघराज। यहाँ पे हड्डियों के औजार बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मिले हैं। यहाँ पे हड्डी के औजार मिले हैं, तो इसलिए ये फेमस है, मध्य पाषाण काल का स्थल है। उसके बाद एक स्थान आता है दमदमा। ये स्थल आपका उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से है। और दमदमा, यहाँ से आपको पांच समाधियां ऐसी मिली हैं, 5 समाधियां यहाँ ऐसी मिली हैं जिनके साथ 2 लोगों को दफनाया गया है। मतलब 5 समाधियां ऐसी हैं कि एक समाधि में 2 लोग दफनाए गए हैं, और एक समाधि ऐसी है जिसमें 3 लोग के शव मिले हैं। एक समाधि में आपको 3 लोगों के शव मिले हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे एक समाधि में 3 लोगों की लाश मिली है, तो वो दमदमा है। उसके बाद फिर आता है सरायनाहर। सरायनाहर में भी एक मतलब समाधि में 4 लोगों का शव मिला है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 4 लोगों का शव कहाँ मिला है, तो सरायनाहर में। और उसके बाद एक स्थान आता है मध्य पाषाण काल का महदहा। यहाँ से भी बहुत सारे हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो हड्डियों के साक्ष्य इन तीनों स्थानों से मिले हैं। हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तीनों जो स्थान है, ये आप याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। तो ये, और एक चीज और आप याद रखिएगा, यहीं से मतलब मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का जो लास्ट टाइम पीरियड था, मतलब जब मध्य पाषाण काल खत्म होने वाला था, तब इन्होंने पशुपालन प्रारंभ किया था। और इसमें भी 2 स्थान है जो कि फेमस है कि मध्य पाषाण काल में कहाँ पे सबसे पहले, मतलब कैसे हम माने कि मध्य पाषाण काल से पशुपालन प्रारंभ होगा, तो 2 स्थान है। एक स्थान है आपका बागोर, राजस्थान, और दूसरा स्थान है आदमगढ़, मध्य प्रदेश। ये 2 स्थान मध्य पाषाण काल के स्थान है जहां से पशुपालन सबसे पहले प्रारंभ हुआ। तो ये हम मध्य पाषाण काल के विषय में बातचीत कर चुके हैं। अब आते हैं नव पाषाण काल में। जो इसका है टाइम पीरियड, वो 10,000 के बाद का 10,000 के बाद का जो समय है वो नव पाषाण काल का है। इसमें मानव ने पहिए की खोज की। इसमें मानव ने पहिए की खोज कर ली, और इसका मतलब ये कहा जा सकता है
कि जो मानव था वो मतलब क्या कुछ पहिया की कुछ गाड़ियां यूज करता था, तभी पहिया के साक्ष्य मिले हैं। उसको किसी भी मतलब किसी भी प्रकार से उसको अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इसलिए यूज करता था, तो पहिया के साक्ष्य मिले हैं। और इसमें ये कहा जाता है कि यहाँ पे मानव ने पहली बार कृषि करना नवपाषाण काल में प्रारंभ कर दिया था। मानव ने नवपाषाण काल में कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद इसने सबसे पहले कृषि कहाँ की? नवपाषाण काल के कुछ स्थल हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि नवपाषाण काल के स्थल पूछे जाते हैं कि कौन सा स्थल किस काल का है, तो ताकि आपको दिक्कत ना हो, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे है मेहरगढ़, पाकिस्तान में मेहरगढ़, पाकिस्तान में मेहरगढ़ है। और यहाँ पे आपके ऊपर है एक सुलेमान और किरथर पहाड़ी। ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में एक स्थान है जिसको कहते हैं मेहरगढ़। यहाँ पे सबसे पहले मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया है, और जो इसका टाइम पीरियड है वो 8000 ईसा पूर्व, 8000 ईसा पूर्व में मानव ने यहाँ कृषि करना प्रारंभ किया। और वो कृषि किया है गेहूं और जौ की। गेहूं और जौ की कृषि मानव ने सबसे पहले मेहरगढ़ में शुरू किया। अब ये मतलब ये सोचिए कि उसने मेहरगढ़ में ही क्यों शुरू किया, मतलब मानव ने कृषि करना मेहरगढ़ में ही क्यों शुरू किया, क्योंकि ये सारे एरिया में अलग मतलब कर सकता था, लेकिन वहां पे इसने क्यों शुरू किया। तो एक बात बता दें कि ये जो एरिया है पाकिस्तान का, ये सिंधु नदियों की सहायक नदी यहाँ से मतलब जाती है, प्रवेश करती है यहाँ से। सिंधु नदी की सहायक नदी का आने जाने का मार्ग है, जो उसकी झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, जो इसकी सहायक नदियां हैं वो यहीं से आती जाती हैं। तो मानव वहीं उसी जगह पे हमेशा शुरू से उसी जगह पे रहा है, नदियों के किनारे, ताकि उसको मतलब कि पानी की दिक्कत ना हो। और यहाँ पे इसने कृषि करना इसीलिए प्रारंभ किया। जो मानव सबसे पहले हम लोग सबसे पहला मानव कहाँ रहा, तो सबसे पहला मानव जो सबसे पहली बार मानव था वो नर्मदा नदी के तट पर रहा। और ये जो क्षेत्र है नर्मदा नदी के तट पर, यहाँ सोन और गंगा यहाँ मिलते हैं, तो यहाँ पे भी मानव इसीलिए रहा। यहाँ पे एक भीमबेटका, अरे वो हाँ भीमबेटका एक गुफा है, तो यहाँ उस गुफा में मानव की चित्रकारी पाई गई। तो यहाँ पे मानव सबसे पहली बार इसलिए जीवन व्यतीत करता था क्योंकि यहाँ भी गंगा और सोन नदी का मतलब जो भी है, गंगा और सोन नदी वहां से गुजरती हैं, तो पानी का मतलब पानी का स्रोत हमेशा बना रहता है। क्योंकि जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो 12 मासी होती हैं, 12 महीने बहती रहती हैं। कोई कोई नदी ऐसी होती है जो बारिश के महीने में मतलब उसमें जल रहता है, बाकी फिर वर्ष में पूरे वर्ष सूखा रहता है। तो इसीलिए मानव ने यहाँ सबसे पहले मतलब अपना जीवन सबसे पहले यहाँ पे रहना शुरू किया। अब ये सोचिए आपकी वो गुफा में क्यों रहता रहा होगा, उसको क्या कारण है गुफा में रहने का। तो जो भीमबेटका की गुफा में है उसमें चित्रकारी मिली है, मतलब भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश में, वहाँ चित्रकारी मिली है, कुछ ऐसे कि जानवर बने हैं, उसको शिकारी से मतलब शिकारी मार रहा है। तो ऐसे इसका मतलब ये है कि कला प्रेमी भी थी, मतलब तब का मानव कला प्रेमी भी था। तो यहाँ पे इसलिए गुफा में इसलिए रहते रहे होंगे क्योंकि वो बरसात से और ठंड से या खूंखार जानवरों से उनकी रक्षा करती होगी, और वो मतलब उसका एक घर के टाइप में उसका प्रयोग करते रहे होंगे, जानवर उनके पास नहीं आते रहे होंगे। तो ये सब चीजें इसलिए मानव ने यहाँ पे रहना शुरू किया, और वैसे ही मानव ने मेहरगढ़ में कृषि करना प्रारंभ किया। उसके बाद एक स्थान है उत्तर प्रदेश में, कुलडीहा, ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी के साक्ष्य। एक स्थान है चिरांद, ये सारण जिला, बिहार का सारण जिला में है, वहां पे चिरांद है। यहाँ पे हड्डियों से निर्मित कुछ मतलब हड्डियों के कुछ औजार मिले हैं। तो ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है कि जो मतलब चिरांद है वो कौन से किस मतलब पाषाण, नवपाषाण का मतलब किस पाषाण काल का स्थल है, तो नवपाषाण काल का, ये चीज आप याद रखिएगा। उसके बाद एक स्थान पे यहाँ पे एक स्थान है, देखिए यहाँ पे एक है संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश का एक मतलब जिला है संत कबीर नगर, वहां है एक स्थान लहुरा देव। तो नवीनतम खोजों के अनुसार
यानी कि अभी कुछ साल पहले, मतलब कुछ साल पहले ही खोज की गई नवीनतम खोजों के अनुसार अगर ये पूछे कि सबसे प्राचीनतम मतलब कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आपका लहुरा देव होगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड है 9000 से 7000, 9000 से 7000 ईसा पूर्व। तो अगर देखिए सबसे अगर पहले पूछता कि सबसे पहले मानव ने कृषि कहाँ से प्रारंभ किया, तो मेहरगढ़ है 8000 ईसा पूर्व। लेकिन अभी नवीनतम खोजों के अनुसार लहुरा देव सबसे प्राचीनतम है। यहाँ आपको धान के साक्ष्य मिले, धान के साक्ष्य, तो लहुरा देव में हमें धान के साक्ष्य मिले हैं। और कोल डिगवा में धान की भूसी मिली है। तो अभी तक ये माना जाता था कि चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ हैं, तो कोल डिगवा लगा के हम लोग चले आते थे। लेकिन अगर अब पूछेगा तो अब अगर ऑप्शन में लहुरा देव है तो आप लहुरा देव ही लगाएंगे, क्योंकि अभी ये नवीनतम खोजों के अनुसार सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमको लहुरा देव में मिले हैं। उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में एक स्थान है बुर्ज होम। यहाँ पे हमको गर्तावास और एक शव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य। कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य। तो हमको बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में है, यहाँ गर्तावास और एक शव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गर्तावास कहाँ से मिला है, तो बुर्ज होम से, और एक कुत्ते के साथ मतलब एक शव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य, ये भी बुर्ज होम से। तो अब ये मतलब ये विचार कीजिए अपने मन में कि यहाँ पे गर्तावास की क्या आवश्यकता थी, क्यों गर्तावास बनाया गया होगा। देखिए अगर आप थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा थिंकिंग करेंगे, तो आपके जो मतलब सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ेगी। अगर मतलब ज्यादा मतलब सोचने की कोशिश करेंगे तो आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। इसीलिए मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि थोड़ा आप सोचिए। तो यहाँ पे गर्तावास क्यों बनाया गया होगा? गर्तावास इसलिए बनाया गया होगा क्योंकि ये जम्मू कश्मीर देखते हैं कि बहुत ठंडा एरिया है, वहां पे बर्फ पड़ती है। तो इन्होंने ठंड से बचने के लिए गड्ढा खोदा और उसके ऊपर जो भी अपना थोड़ा कुछ भी घास फूस रखा और उसके नीचे रहने लगे, ताकि ये ठंड से बच सके। क्योंकि तब इतना ज्यादा मतलब स्वेटर वगैरह ये सब चीजें तो थी नहीं कि मतलब मानव ऐसे बच सकता है। तो वो लोग अपने सेफ्टी के लिए वो लोग गर्तावास में रहते थे। और वहीं से बुर्ज होम में घर के अंदर यानी कि गर्तावास में भी राख के टीले पाए गए और बाहर भी राख के टीले पाए गए। उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि मानव अपनी मतलब मौसम के अनुसार या अपनी सुविधा अनुसार कभी घर के बाहर खाना पकाता रहा होगा या फिर कभी घर के अंदर। तो ये चीजें आपको बताई गई हैं। एक स्थान बुर्ज होम में एक स्थान जम्मू कश्मीर में और है नौपाषाण का, जिसका कहते हैं गुफकराल। तो ये सारा आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल समझा दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और चलिए ठीक है, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।